हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आइए आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन को आगे लेकर के चलेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन कर लिया था, एक्सरसाइज NCERT 5.3 का। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन आज लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमने जो भी क्वेश्चन कराया है उसे आप रिवीजन करते रहें ताकि आपको एक अच्छी तरह से एक कंसेप्ट मिल सके और किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए देखते हैं, समय को न गवाते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद कॉमा दो पदों का योग तथा दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात करें। बोल रहा है कि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है। कारण कोई AP है, उसके प्रथम n पदों का जो योगफल है क्या है, बोलो 4n-n²। उसके n पदों का योगफल है 4n-n² है। तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं कि Sn दिया गया है कि इसके n पदों का जो योगफल है यानी Sn बराबर बोल रहा है 4n-n²। ठीक है, इसके n पदों का जो योगफल है 4n-n² है। तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना, मतलब पहला पद निकालना। जब पहला पद निकालना तो यहाँ से लिखेंगे पुट n बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 पहला पद आएगा। तो जहां जहां n है वहां 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 और हो जाएगा 4 × 1 और ये 1 का स्क्वायर। S1 जो पहला पद रहेगा तो पहला पद का योगफल तो पहला पद ही होगा, यानी S1 को यहाँ से हम पहला पद बोल सकते हैं A। हो जाएगा 4 - 1 तो A बराबर क्या आ जाएगा 3। समझ में आया। S1 जो होता है, S1 मतलब पहला पद बात कर रहा है, पहले पद का योगफल। तो पहला पद में किसको जोड़ेंगे, सिर्फ पहला पद ही रहेगा, इसलिए जो S1 होगा वही T1 होगा, यानी उसी को क्या बोलेंगे, पहला पद बोलेंगे। ठीक है, अरे समझ आया। और दूसरा निकालना, पहला पद निकल गया, प्रथम n पदों का योग कितना है तो इसका प्रथम पद हमने निकाल लिया। फिर दो पदों का योगफल निकालना। दो पदों का योगफल का मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद। तो यहाँ से लिखेंगे आगे, चूंकि पुट n बराबर 2, जब n बराबर 2 पुट करेंगे इसमें यहाँ हो जाएगा S2 बराबर, तो S2 बराबर यहाँ हो जाएगा 4 × 2 - n²। नहीं तो यहाँ से S2 बराबर ये 8 और इनका मान यहाँ भी 2 पुट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हो जाएगा 8 - 4, यानी आ जाएगा S2 बराबर 4। यानी इसके दो पदों का योगफल कितना हो जाएगा, इसके दो पदों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा 4। इनके दो पदों का योगफल क्या होगा 4। उसके बाद फिर आगे बोला है तथा दूसरा पद क्या है, यानी S2 का मतलब क्या हो, S2 दो पद, S2 का मतलब हम बोल सकते हैं दो पदों का जो योगफल है। दो पदों का योगफल का मतलब क्या हो, दो पदों का योगफल यानी पहला पद यानी T1 और प्लस दूसरा पद यानी T2 बराबर क्या दिया हुआ है 4। समझ में आया। ये बोल रहा है S2, तो S2 का मतलब क्या हुआ, S2 का मतलब दो पद को जोड़ना है, पहला पद प्लस दूसरा पद। तो पहला पद प्लस दूसरा पद, यहाँ से पहला पद T1 दूसरा पद T2। पहला पद को T1 को हम A द्वारा सूचित करते हैं और T2 तो हमें ज्ञात करना ही है, बराबर 4। ठीक, अब यहाँ से A का मान क्या है, A का मान हमने 3 निकाल चुके थे, तो A का मान यहाँ रख देंगे 3 और प्लस T2 बराबर 4। अब 3 प्लस में धरा जाएगा माइनस में, यहाँ से जाएगा T2 बराबर 4 - 3। नहीं, T2 क्या होगा 4 - 3 होगा, यहाँ से जाएगा T2 बराबर 1, यानी दूसरा पद क्या हो गया 1। तो हमें किसी AP का पहला पद पता हो गया है, दूसरा पद पता हो गया है। तो हमने कहाँ तक हल कर लिया, हमने प्रथम पद ज्ञात कर लिया, दो पदों का योग ज्ञात कर लिया, दूसरा पद ज्ञात कर लिया। अब निकालना इसी प्रकार इसका तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद। तो तीसरा पद के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हमको, क्योंकि हमें पहला पद पता है दूसरा पद पता है, तो कॉमन डिफरेंस तो निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी D बराबर, तो D बराबर होता है T2 - T1।
T2 कितना है 1 और T1 कितना है, T1 3 है। अब 1 में से 3 तो कितना बचेगा -2। समझ में आया। अब निकालना है T3 निकालना, तीसरा पद निकालना है। तो जब तीसरा पद निकालना है तो यहाँ से देखेंगे, चूंकि T3 बराबर a प्लस 2d, a बराबर 3 और प्लस 2 इंटू डी बराबर -2। इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा T3 बराबर 3 -4 यानी क्या -1। तीसरा पद क्या हो जाएगा -1। समझ में आया। हमने यहाँ पे हल कर लिया। अब निकालना 10वां पद, तो आप इसे खुद निकाल सकते हैं। 10वां पद मतलब T10, तो 10वां पद मतलब निकालना है T10। तो T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, नहीं, T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। तो a का मान क्या है, a का मान दिया गया है 3 प्लस 9 इंटू डी का मान क्या है -2, d का मान -2 है। फिर यहाँ से जाएगा 3 और प्लस नहीं -18, यानी ये कितना हो जाएगा -15। समझ में आया। 10वां पद क्या हो जाएगा -15। अब निकालो इसका nवां पद क्या होगा, Tn बराबर। तो निकालो इसका Tn बराबर nवां पद क्या होगा। तो Tn बराबर जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अरे बोलो, कुछ डाउट है, नहीं बोल कस के। यहाँ से Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आप a का मान दिया पुट कर सकते हैं, d का मान पुट कर सकते हैं, आराम से बन जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं, बनाइए। तो यहाँ से Tn बराबर a का मान क्या है 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है -2। इससे हल करेंगे तो जाएगा 3 और इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा -2n। तो -2n माइनस माइनस +2 और ये 3 2 क्या हो जाएगा 5 -2n। तो दिए गए सीरीज का जो nवां पद होगा वो क्या होगा 5 - 2n। इस तरह से एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हमने सारे क्वेश्चन को आसानी से धीरे धीरे आपको बताया है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। ट्रिपल क्वेश्चन था, बोल रहा था किसी एपी के n पदों का योगफल दिया हुआ है 4n - n² दिया गया है। तो इसका प्रथम पद ज्ञात करें, दो पदों का योग ज्ञात करें, दूसरा पद ज्ञात करें और इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करें। तो हमें योगफल दिया हुआ था, हमें पहला पद निकालना रहे तो n बराबर 1 पुट किए, उसके बाद पहला पद निकल गया। हमें दूसरा पद निकालना था, दो पदों को योगफल निकालना था तो हमने n बराबर 2 पुट कर दिया, तो दो पदों का योगफल आ गया कितना 4। अब हमें दूसरा पद निकालना है, दो पदों का योगफल का मतलब क्या हो पहला पद प्लस दूसरा पद, इसलिए हमने लिखा पहला पद प्लस दूसरा पद बराबर 4। अब पहला पद को a द्वारा सूचित करते हैं और दूसरा पद T2 होता है बराबर 4। a बराबर दिया था 3 प्लस T2 बराबर 4, 3 प्लस में आ गया माइनस में, तो T2 बराबर क्या हो गया 1। अब d यानी कॉमन डिफरेंस है, d बराबर क्या हो, तो d बराबर d का मान हो गया T2 माइनस T1। तो T2 बराबर था 1, T1 बराबर 3 था, यानी कितना है -2। अब निकालना इसका तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद के लिए लगाया फॉर्मूला a प्लस 2d। तो a प्लस 2 डी का मान पुट किया, हल्के कितना आ गया -1। अब निकालना क्या T10, तो a प्लस 9d। फिर निकालना है Tn, तो a प्लस n-1 इंटू डी। फिर वैल्यू पुट किया, हल किया, आंसर आ गया। तो आप भी समझ में आया होगा, आपको हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि मैंने मेहनत से बताया, अच्छे ढंग से बताया है, जरूर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसे कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। नोट कीजिए इसे। आइए देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करें, कोशिश करें, आपसे बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें और खुद क्वेश्चन को पहले बनाएं। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो मेरी वीडियो को देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। पहले खुद एफर्ट्स लगा लें, आपके पास दिमाग में जितना भी चल रहा है पहले इस पर टूट पड़े, उसके बाद देखें वीडियो को, आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आएगा। फिर भी आइए देखते हैं, अगर नहीं बनता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप में अंदर हिम्मत रखना है, जरूर आपसे बनेगा। अरे ये आज नहीं बन रहा है, कल तो बनेगा। तुम अगर सच्चे ढंग से मेहनत करोगे, अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो जरूर ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसलिए टाइम दो तो ईमानदारी के साथ टाइम दो,
ऐसा ना कि वीडियो चल रहा है हम सो रहे हैं, नहीं, एक ही घंटा पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। इसलिए मेरा सारा सेशन 20-20 मिनट का रहता है, 25 मिनट का रहता है, ताकि ज़्यादा लंबा लेंगे तो किसी को बोरिंग फील होने लगता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता। इसलिए छोटा छोटा वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें कुछ 4 से 5 क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, फिर सेशन को समाप्त करते हैं, ताकि आपको भी ना लगे कि हमने कुछ ढेर सारा पढ़ाई कर लिया। कम पढ़ो, कम समय में ज़्यादा सीखो। इसलिए जब तेरा मूड करे इच्छा तब पढ़ो, सीरियसली नहीं, क्योंकि मैथ सीखने का सब्जेक्ट है, ये रटने का नहीं है, इसे सीखना है। रट के मैथ नहीं सीखा जा सकता है, ढंग से पढ़ना है और सीखना है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कह रहा है कि इसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से क्या विभाज्य है, यानी कहने का मतलब कि 6 से कटने वाला 40 नंबर, तो ये 40 नंबर का योगफल याद करना जो 6 से क्या है, कटता है। तो 6 से कटने वाला पहला नंबर क्या होता है, तुम खुद बोलो। तो 6 से कटने वाला पहला नंबर क्या है, 6। दूसरा नंबर क्या है, 12। तीसरा नंबर क्या है, 18। प्लस डॉट 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 इसलिए चलता रहेगा, कहाँ तक, अप टू 10, अप टू 40 टर्म्स, यानी कितने टर्म तक, 40 टर्म तक, 40 टर्म्स तक योगफल निकालना। तो यहाँ से हमें योगफल निकालने के लिए a का मान पता है 6 और d का मान पता है 12 और n का मान, सॉरी d निकालना पड़ेगा, t2 माइनस t1 करो। तो t2 माइनस t1 यानी 12 माइनस 6 बराबर 6 और n बराबर क्या हो जाएगा, 40। हमें निकालना s 40 बराबर क्या होगा। तो s 40 बराबर 40/2 इंटू 2a और प्लस 40 माइनस 1 इंटू d, तो d का मान क्या है, 6। इसे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 20 दूनी 40, तो 20 इंटू ये हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 39 गुना 6। यहाँ से 20 इंटू 12 प्लस गुना करेंगे 9 छक 54 के 4, बाकी हाथ में 5 और छोटी 18 और 5 23, यानी यहाँ से 20 इंटू जोड़ लेंगे तो 4 2 6 3 1 4 यानी 246 गुना करेंगे 6 दूनी 12 को 2, बाकी हाथ में 1 4 दूनी 8 और 1 9 2 दूनी 4 और 1 0, यानी 40 टर्म का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 4920 का, जो 6 से कटता है। तो आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब तक इसे नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। आइए देखते हैं यहाँ से दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 है, जो जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 के इसके पहले वाले के जैसा है। इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। इसके पहले था कि 6 के प्रथम 40 गुणजों का योगफल था, इसमें निकालना 15 का, तो जस्ट सेम है, इससे हम खुद ट्राई करते हैं। तो 8 पहला हो जाएगा 8, दूसरा क्या होगा 16 और तीसरा 24 प्लस डॉट 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 कितना जाएगा, अप टू 15 टर्म्स। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 8 और d बराबर 16 माइनस 8, यानी कितना हो जाएगा 8। हमें निकालना s 15 बराबर, तो s 15 बराबर 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d। इस यहाँ से हल करेंगे तो 15/2 इंटू, अंदर से 2 कॉमन कर लो, यहाँ आ जाएगा 8 और प्लस 14 इंटू 4, यहाँ से 2 निकल गया, 2 2 कट जाएगा, हो जाएगा 15 इंटू 8 प्लस 14 4 56, 15 इंटू तो ये कितना हो जाएगा 64, गुना करेंगे 15 4 60, 0 बाकी 6, 15 6 90 और 6 96, यानी कितना हो जाएगा 960। समझ आया। आइए देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। आइए देखो ऐसा अगला क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 दिया गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहले पता करना है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या होता क्या है। तो सबको पता होगा कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी प्रथम विषम संख्या क्या होता है 1 के बाद फिर 3 के बाद फिर 5, फिर डॉट 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 चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा
50 से पहले जस्ट क्या था 49। हम इसका योगफल निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे, पहले पदों की संख्या निकालेंगे। यहाँ से दिया, पहले लिखो a बराबर क्या हो गया, a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2। यहाँ से लिखेंगे tn बराबर क्या है 49, लगाओ tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 49, नहीं a का मान क्या 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49। 1 प्लस में आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा n माइनस 1 यानी 2 इंटू n माइनस 1 बराबर 48, नहीं 49 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 48, 2 से काट लेंगे ये 24 बार में कट जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 24 बराबर, तो n बराबर 24 और 1 25। अब 25 टर्म है, इसका योगफल निकालना है तो निकालिए इसका योगफल, यानी s25 बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे s25 बराबर 25/2 इंटू a प्लस टी एन, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 49, तो हो जाएगा 25/2 इंटू 50, इसे काटो यहाँ से 25 बार में कट जाएगा, आ गया 25 इंटू 25 यानी क्या आ जाएगा 625। समझ में आया? इसे हम डायरेक्ट बना सकते थे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या, हम जानते हैं कि 1 से 50 तक में टोटल 50 संख्या होगा, जिसमें 25 को सम होगा और 25 को विषम संख्या होगा। हम पहले लिखा चुके हैं कि विषम संख्या के जो योगफल का फॉर्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्या के योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर और सम संख्या होता है n स्क्वायर प्लस n। अगर यहाँ से पूछता है विषम संख्या के योगफल का फॉर्मूला तो n स्क्वायर, तो n का मान 25, 25 के स्क्वायर डायरेक्ट होता क्या 625। अगर पूछता है इसका तो 25 के स्क्वायर 625 प्लस 25 n 650 का निकल नहीं, अरे सिंपल है, बस फॉर्मूला रहेगा तो तुरंत विदिन सेकेंड बन रहा है। ये तो इसका डिटेल सोल्यूशन है। सेकेंड में पदों की संख्या निकालो, उसका स्क्वायर करो आंसर। अब पदों की संख्या सर शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, शॉर्ट में निकालेंगे, देख किससे करना, पदों की संख्या अगर शॉर्ट में निकालना हो, जल्दी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो सीरीज दिया सीरीज को देखो खाली यहाँ से, इसमें कितने पद है कैसे काउंट करें हम पता नहीं चल रहा है, तो एक लाइन में ध्यान रखना, लास्ट लिखना है, देख लीजिए गौर से देखो एकदम, लास्ट माइनस फर्स्ट करना है, फर्स्ट जितना जितना ये बढ़ रहा है उससे डिवाइड करना, बढ़ कितना रहा है एक के बाद हुआ 3, 2 बढ़ा है 2 से डिवाइड करना, फिर एक जोड़ देना है, बस कहानी खत्म। 49 में से 48, 48/2 यानी 24, 24 और 25, 25 के स्क्वायर 625 बना के ब्रेक कर सकते हैं नहीं तो कितना करेगा शॉर्ट बनाएंगे। हाँ अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव में आता है तो वैसे बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो राम रौदा 13 14 कर देंगे, खत्म। नोट कीजिए, आइए देखते हैं यहाँ से आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से दिया गया है, थोड़ा बड़ा है, बस खाली दिखने में बड़ा है, छोटा ही बन जाएगा सेकंड में, यानी ये होता है कहा गया है कि मोटा देख के सट बने, अब पतला देख के हट बने। देखिए यहाँ से उसमें क्वेश्चन है, बड़ा है, बस दिखने में बड़ा लग रहा है खाली लैंग्वेज बड़ा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी ठेके में कोई ठेका लिया गया है, उसमें कह रहा है कि एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगता है, यानी कहने मतलब कोई काम ठेका पर लिया गया है, उसमें बोला गया कि अगर आप काम समय पर नहीं करेंगे, काम में विलंब होगी तो उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, कैसे उसका बहाना है आगे देखते हैं। तो जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए बोला 200 रुपया, अगर एक दिन देर हो गया तो 200 रुपया लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, समझा। दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए बोला 300 रुपया लेंगे, बाकी इसी तरह से सीरीज चलता जा रहा है। यानी कहने का मतलब जो भी पैसा लेने वाला है, पहला दिन अगर देर करेगा तो 250 रुपया लेगा, 200 लेगा, उसके अगला दिन देर करेगा तो 250 रुपया लेगा, फिर अगला दिन करेगा तो 300 रुपया लेगा। इसी तरह से सीरीज चलता रहेगा, जय दिन तुम नागा करेगा पैसा 50-50 रुपया बढ़ता जा रहा है।
करा कि एक ठेकेदार जुर्माना के रूप में कितनी राशि को अदा करना पड़ेगा। करा कि एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन विलंब से कर देता है। कार्य में 30 दिन देरी कर दिया तो उसे कुल कितना रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो पहला दिन के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा, फिर उसके अगला दिन के लिए 250 रुपया, अगला दिन के लिए सीरीज चलते रहेगा। कै दिन तक? तो 30 दिन तक। ठीक है, एक तरह से क्या है भी का योगफल लगा देते हैं। यहाँ a बराबर क्या है 200 है, d बराबर t2 माइनस t1 तो 250 माइनस 200 तो ये कितना हो जाएगा 50। n बराबर क्या है तो n बराबर 30 है। निकालना योगफल यानी s 30 बराबर तो लिख सकते हैं यहाँ से 30/2 इंटू 2a तो a का मान 200 प्लस n माइनस 1 तो 30 माइनस 1 इंटू d तो d क्या है 50 है। इससे हल करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा यानी 15 हो जाएगा। यानी यहाँ से 15 इंटू ये क्या हो जाएगा 400 और हो जाएगा 29 इंटू 50। इसको और हल कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 29 × 5 = 45 यानी 1450। यानी यहाँ से 15 इंटू 1404 कितना हो जाएगा 1850। गुना करेंगे 15 एगो 0 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 के बाद बकियात में क्या हो जाएगा 7। 15 × 20 से 120 7 27 के साथ बकियात में 12 और 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। यानी लगभग उसे 27,750 रुपये जुर्माना के रूप में देना अदा करना पड़ेगा। तो देखने में लग रहा था बड़ा लेकिन था ये छोटा, इसलिए बड़ा देख के मोटा देख के हटो नहीं और पतला देख के सटो नहीं। बात हुआ कि नहीं? आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, हमारे सेशन में आपको अच्छा लगा होगा। तो हम हमारे चैनल पर आप अगर नए रहेंगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। इससे कुछ भी मुझे मोटिवेट मिलता है, मुझे भी मेहनत करने का एक जज्बा अंदर आता है। इसलिए हमारी मेहनत को कभी नाकाम ना हो जाए, क्योंकि हम भी बहुत ढंग से मेहनत करते हैं। इसके पीछे बहुत टाइम लगता है तय करने में, ऐसा नहीं तुरंत हो जाता है। इसलिए आप अगर आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज से विदाई लेते हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत।